पाताल लोक के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी की बस खराब हो गई थी और ये काफी सारे बच्चे यहाँ पे बैठे थे। बस का ड्राइवर और कंडक्टर एक दूसरे से आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और कोई इंसिडेंट सुना रहे थे कि कहीं पे काफी सारे बच्चे बैठे थे और उनमें से एक बच्चा चिल्लाने लगता है कि कैसे उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया है, लेकिन असल के अंदर उसे तो वर्ल्ड वॉर 2 का बॉम्ब वगैरह मिल गया था, बस फटने ही वाला था। तभी इन सारे बच्चों के साथ में एक बड़ी सी लेडी थी जो कि इन दोनों को चुप करा देती है कि तुम्हें बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये दोनों पूछते हैं कि क्यों, ऐसी क्या बात हो गई। तो ये लेडी बताती है कि इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ था, कोई अटैक हो गया था जिसके अंदर इन सारे बच्चों की फैमिलीज मारी गई थी। असल के अंदर ये टाइम काफी ज्यादा पुराना दिखाया जा रहा था। ये लेडी एक बच्चे की तरफ इशारा करके दिखाती है और कहती है कि इसके तो सारे के सारे परिवार वाले ही मारे गए, एक भी नहीं बचा, पूरा का पूरा वंश ही उजड़ गया, इतनी बुरी तरीके से वायलेंस हुआ था। और ये सारे के सारे बच्चों को असल के अंदर अनाथ आश्रम भेजा जा रहा था, जहाँ पे ये बस ड्राइवर कहता है कि किसी को उसका बाप जरूर मिलता है और बाप नहीं मिलता है तो भगवान ही उसका बाप बन जाता है। जिसके बाद में हम यहाँ पे हाथीराम चौधरी को देखते हैं जो कि यहाँ पे वेट कर रहा था रूबन से मिलने जाने के लिए, क्योंकि उसे कोई ना कोई पिक करने के लिए जरूर आएगा। काफी देर तक हाथीराम वेट कर रहा था, तभी यहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है। कुछ ही दूरी पे मेघना भी थी, अपने सारे पुलिस ऑफिसर्स को लेके खड़ी थी कि जैसे ही हाथीराम जाएगा तो उसको बैकअप देने के लिए मेघना अपनी एक अलग गाड़ी के अंदर बैठी थी। कुछ ही देर के अंदर एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है, हाथीराम को उसके अंदर बैठने को कहा जाता है और वहाँ पे उसे बहुत गंदी तरीके से बात वगैरह की जाती है कि भाई अपने कपड़े उतारना शुरू कर, क्योंकि उसके कपड़ों में कुछ भी हो सकता है, कोई बॉम्ब वगैरह हो सकता है, कोई ट्रैकर हो सकता है, रूबन को किसी भी तरीके का खतरा हो सकता है। मेघना भी अपनी गाड़ी भगाती है और सीधा हाथीराम की गाड़ी के पीछे लगा लेती है। और अब यहाँ पे एक गाड़ी और थी गाइस, जो की थी डैनियल की। हाथीराम की गाड़ी के पीछे ही वो गाड़ी लगी हुई थी। अब तक यहाँ पे हाथीराम के सारे कपड़े वगैरह उतरवा दिए थे, उससे सारे सामान वगैरह ले लिए थे, बीच में एक चांटा भी चिपका दिया था उसको। मेघना को पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया था क्योंकि उसका ट्रैकर तो कोई दूसरी ही तरफ जा रहा था और हाथीराम की गाड़ी किसी दूसरी तरफ जा रही थी। अब तक यहाँ पे मेघना की गाड़ी बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली जाती है और हाथीराम की गाड़ी कहीं और निकल जाती है, लेकिन मेघना ने फिर से अपनी गाड़ी का रास्ता बदला और दूसरी तरफ लेके गई। तभी उसे वहाँ पे डैनियल की गाड़ी दिखी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि इस गाड़ी को चलाने वाला डैनियल ही है, लेकिन ये ग्रे कलर की गाड़ी उसे बार बार के अंदर किसी गाड़ी के पीछे ही दिख रही थी और खुद की गाड़ी के आगे ही दिख रही थी। तो यहाँ पे उतर जाती है। यहाँ पे हम डैनियल को देखते हैं जो कि एक स्कूल के पास पहुंचता है और साथ ही में मेघना को भी पता चल गया था कि हाथीराम जरूर इसके अंदर ही होने वाला है। हाथीराम को यहाँ पे क्लासरूम के अंदर बैठा दिया जाता है। रूबन आता है, लेकिन हाथीराम कहता है कि देख, मैं तुझसे बात करूंगा तो बिल्कुल अकेले करूंगा क्योंकि मैं भी यहाँ पे अकेला आया हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल एक स्नाइपर की जैसे बिल्कुल शानदार तरीके से निशाना लगा के बैठ चुका था कि कैसे यहाँ पे वो रूबन को भी सीधा सर के अंदर गोली मारेगा और एक ही सेकंड में मार डालेगा। लेकिन पहले ही हाथीराम की बात शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। वो रूबन से पूछता है कि भाई तूने उस बिजनेसमैन को क्यों मरवाया, जहाँ पे रूबन मना कर देता है कि मैंने किसी बिजनेसमैन को नहीं मरवाया है। तो हाथीराम कहता है कि अगर तुझे आज की डेट में कोई भी सच समझता है या फिर तुझे अगर कोई बचाना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, तो तुझे जितना भी पता है, जो भी पता है, सब कुछ बोलना शुरू कर। हाथीराम थोड़ा सा तो अपना होमवर्क भी करके आया था। हाथीराम के पास में भी काफी सारी डिटेल्स थी। सबसे पहले तो वो अंसारी के बारे में पूछता है कि तू भी वहीं पे था ना, बता आखिर अंसारी के साथ में हुआ क्या था। तब रूबन कहता है कि मैं आसपास नहीं था। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हाथीराम का यही था कि भाई तूने उन लोगों को क्यों मारा, उन लोगों को क्यों धमकाया कि वो लोग रेड्डी का होटल नहीं खरीदेंगे, जहाँ पे रूबन का आंसर था कि वो होटल रेड्डी का कभी था ही नहीं बल्कि उसके बाप का था, जॉनथन थॉम का था। तो हाथीराम को पहले ही पता था कि जॉनथन थॉम के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से। जॉनथन थॉम ड्रग का व्यापार करता था, इतना बड़ा बिजनेस था उसका, तो इसी के कारण रेड्डी के साथ मिलके ब्लैक पैसे को व्हाइट पैसे में कन्वर्ट करके उन दोनों ने होटल बनाए थे। रही बात जॉनथन थॉम की, तो वो कभी भी इस समिट को ज्वाइन करना ही नहीं चाहता था क्योंकि जॉनथन थॉम के पास तो पहले ही बहुत सारा पैसा था, उसे नए पैसे की जरूरत थी कहाँ। सिर्फ और सिर्फ रेड्डी के कहने पे जॉनथन थॉम उस मीटिंग के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया था। थॉम को कोई लेना देना नहीं था कि नागालैंड के लोगों का विकास हो चाहे नहीं हो, उनके पास में बिजनेस हो चाहे नहीं हो। तो यहाँ पे हाथीराम का क्वेश्चन ये था कि अगर जब जॉनथन थॉम को हाँ करना ही नहीं था इस नागालैंड समिट के लिए, तो फिर आखिर उसने हाँ क्यों किया। तो ये बात तो रूबन को भी नहीं पता थी। रूबन कहता है कि यही बात तो मुझे भी नहीं पता। रूबन को बस एक ही डाउट है कि आखिरी मोमेंट पे कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि मेरे बाप ने उस समिट के लिए हाँ कर दिया था, क्योंकि थॉम को किसी से कोई लेना देना था नहीं और एंड टाइम पे वो बिल्कुल ही नागालैंड के लोगों के जैसा बन गया कि जैसे उसको सबका भला करना है और एक नंबर का झूठा बन के सबके सामने आने वाला था। तब यहाँ पे हाथीराम दूसरी बात शुरू करता है कि आखिर रोज से तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम उसको क्यों जानते हो। रूबन मना कर देता है कि देख, मेरी फैमिली के ऊपर मत जा और उस लड़की के ऊपर भी मत जा। हाथीराम बिना चुप हुए बोलना शुरू करता है कि तुम्हारी बहन भी जानती थी ना उसको, ये दोनों तो आपस के अंदर दोस्त थे ना। रूबन उसे चुप कराता जाता है कि देख, तू मेरे फैमिली मैटर्स में मत बोल। लेकिन हाथीराम अब यहाँ पे सारे के सारे कंक्लूजन को एक साथ ले आता है कि रूबन की जो बहन थी वो रोज के साथ खेला करती थी, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि जो उसका बाप जॉनथन थॉम है वो रोज के साथ में कुछ गलत हरकतें कर रहा है, उसे अब्यूज कर रहा है। तो इस बात से रेचल को बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन उसे सबसे ज्यादा बुरा इस बात से नहीं लगा कि जॉनथन थॉम यानी कि उसका बाप उसकी फ्रेंड को सॉल्ट कर रहा है, बल्कि उसे ये पता चल गया था कि रोज आखिर है कौन। जो रोज थी उसका कोई बाप था ही नहीं, यानी कि जिसके घर पे ये लोग गए थे वो उसका असली बाप नहीं था, क्योंकि जब जॉनथन थॉम की मौत हुई थी तो उसका बाप बहुत ज्यादा रो रहा था। आखिर ऐसा कौन सा बाप होता है कि जिसकी बेटी के साथ उसके मालिक ने अगर कुछ किया होगा तो वो उसकी मौत के ऊपर जोर जोर से रोएगा। और साथ ही में उसका बाप तो पागल भी था जो कि गांव के अंदर रह रहा था। तब उसकी माँ ने भी कहा था कि जॉनथन थॉम बहुत बुरा है। इसका मतलब साफ था कि जो रोज है वो जॉनथन थॉम
थॉम की खुद की बेटी है। जोनाथन थॉम ने रोज की माँ के साथ में भी असॉल्ट किया था, और जब रेचल को पता चला कि भाई वो उसकी फ्रेंड के साथ में असॉल्ट नहीं कर रहा बल्कि खुद की बेटी के साथ में असॉल्ट कर रहा है, क्योंकि रोज उसकी खुद की बेटी थी और उसने उसकी खुद की बेटी को रेप किया, तो ये बात रेचल से बर्दाश्त नहीं हो पाई और इस चक्कर में उसने 16 साल की उम्र के अंदर ही खुद को सुसाइड के घाट पहुंचा दिया। तब जाके ये चीजें क्लियर होती जाती है कि आखिर ये जो औरतें थी, यानी कि जोनाथन थॉम की बीवी और रेड्डी की बीवी, ये सब मिलके इन सब की करतूतें छुपा रहे थे। रूबन को भी नहीं पता था कि उसकी माँ रोज को पैसे भेजा करती थी, और ये भी नहीं पता था कि रोज जो की है वो खुद थॉम की बेटी थी, और सबसे बड़ी बात कि रोज को खुद को भी एक बच्चा है और वो भी थॉम से हुआ बच्चा। रूबन से बातें इवन बर्दाश्त तक भी नहीं हो पाती, क्योंकि उसके बाप के बारे में, उसकी बहन के बारे में काफी सारी चीजें पता चल रही थी। हाथीराम बहुत शांत था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। इतनी ही देर में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गार्ड आ रखा था डैनियल ने उसे भी जान से मार दिया था। रूबन यहाँ पे बोलना शुरू करता है कि रोज सच में बहुत ज्यादा अच्छी लड़की थी, वो रेचल के साथ में रहा करती थी, दोनों एक दूसरे के साथ में रहा करते थे, लेकिन इसके बाप ने उस बच्ची तक को भी नहीं छोड़ा, यानी कि रोज को बिल्कुल नहीं छोड़ा। रूबन कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बाप को किसी ने मारा या नहीं मारा, और अगर रोज ने मारा है ना तो बिल्कुल सही किया, क्योंकि मेरा बाप डिजर्व करता है और उस लड़की से मरना तो बहुत ज्यादा डिजर्व करता है। रूबन ये भी बताता है, ये भी कन्फेस करता है कि वो रोज को मारने गया ही नहीं था, बल्कि वो तो उसे यहाँ से भगवा देता। अगर एक बार वो उसे मिल जाती तो शायद वो उसे यहाँ से फ्री करवा के बॉर्डर क्रॉस करवा देता, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे किसी को पता चल गया और रोज को कोई और ले गया, यानी कि अंसारी ले गया। और इन सब चक्कर के अंदर रूबन को फ्रेम कर दिया गया, सारा का सारा इल्जाम रूबन के ऊपर डाल दिया गया कि रूबन ने ही जरूर खुद के बाप थॉम को मरवाया होगा, और उसके बाद में रोज को भी मरवा दिया। अब यहाँ पे हाथीराम रूबन को एक गवर्नमेंट का एविडेंस बनने के लिए कहता है कि भाई तू चश्मदीद गवाह बन जा, तेरी जितनी भी सजा वगैरह होगी वो मैं खुद कह के कम करवाऊंगा, बस तू सरेंडर कर दे। लेकिन यहाँ पे रूबन मना कर देता है कि जिन चीजों की गलतियां मैंने कभी करी ही नहीं है तो मैं आखिर उन चीजों को एक्सेप्ट क्यों करूंगा। उसे जिंदा रहना ही नहीं है, बल्कि उसे किसी चीज का डर भी नहीं है। हाथीराम उसे बहुत समझाता है कि भाई तू आराम से मारा जाएगा, कोई तो है जो कि अपने बीच के अंदर चीजों को गड़बड़ कर रहा है, तू समझ। लेकिन इतनी देर के अंदर तो रूबन का कांड हो जाता है, जो कि डैनियल खड़ा था एकदम परफेक्ट निशाना लगा के, यहाँ पे वो रूबन को शूट कर देता है। इसके बाद तो यहाँ का माहौल हद से ज्यादा खराब हो जाता है। बाहर के लोगों को पता चल जाता है कि अंदर कुछ तो हुआ है, और यहाँ पे गोलियां चलना शुरू हो जाती है। मेघना भी खुद के ऑफिसर्स के साथ में बाहर आ जाती है। आइजैक उसे कवर देता है, मेघना पीछे से भागती है, कंटिन्यूअसली शूट करती जा रही थी। हाथीराम भी अपनी जान बचा के बस इधर से उधर भाग ही रहा था। एक वक्त तो ऐसा आता है कि जब उसे बहुत ही बड़े छपड़े से सीधा नीचे कूदना पड़ता है, जिस चक्कर में उसके पैरों में बहुत जोरदार लगती है। ऑलमोस्ट एक आदमी तो आके उसे करने वाला था, लेकिन पीछे से मेघना आके उसे शूट कर देती है, और बस हाथीराम वहीं का वहीं पे बैठा रह जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ दिल्ली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे काफी सारे लोगों की मीटिंग वगैरह चली रही थी, और तब यहाँ पे रेड्डी के पास में और बाकी एक दो लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि जो रूबन है वो मारा गया है, उसने कोई तो गड़बड़ करी होगी और इस चक्कर के अंदर उसने खुद की बलि चढ़वा दी। सेम टाइम पे अब यहाँ पे रेड्डी को पता था कि ये बात अगर रूबन की माँ को पता चलेगी तो वो पक्का इन्वेस्टर्स के पेपर के ऊपर साइन करने के लिए मना कर देगी, और उसके लिए डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और ग्रेस को कहता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, लेकिन तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। ग्रेस इस बात के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम क्या सिर्फ और सिर्फ इन पैसों के पीछे मर रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में भी आता है कि उस लेडी की पूरी फैमिली खत्म हो गई है, और तुम मुझे अभी भी दिल्ली समिट के लिए उसे कन्विंस करने के लिए कह रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। रेड्डी उसे बहुत समझाता है कि देखो प्लीज ग्रेस बात समझो, बाहर अगर न्यूज आ गई तो बहुत चीजें गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन ग्रेस बात नहीं सुनती है, फोन काट देती है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि रेड्डी जिस वॉशरूम के अंदर ये सब बातें कर रहा था उसी के अंदर अंकल कैन भी थे, और बेचारे अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा ही परेशान थे। उनकी हालत खराब हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि रूबन मर गया है। वो बाहर आके अपनी असिस्टेंट को कहते हैं कि मुझे बस चर्च ले जाओ, मुझे किसी के लिए प्रे करना है, और ये असिस्टेंट कहती है कि हाँ अंकल कैन, मैं आपको बिल्कुल ले जाऊंगी। उसके बाद में वो लोग मीटिंग के अंदर चले जाते हैं। तभी हम ग्रेस को देखते हैं जो कि रूबन की माँ के पास में आती है, बातचीत वगैरह करने लगती है। ये लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि भाई फैमिली का खोना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कितना ज्यादा मुश्किल होती है वापस से संभल के रहना। एटलीस्ट इसके पास में भी रूबन तो है, वो बस इसी ख्याल के अंदर बैठी थी। लेकिन तभी ग्रेस उसके पास में आके बैठ जाती है और इस लेडी को इन्फॉर्म करती है कि रूबन भी नहीं बच पाया है, पुलिस ऑफिसर्स ने उसे शूट कर दिया है, क्योंकि उसे शूटेड साइड के ऑर्डर थे। सबको यही लग रहा था कि रूबन ने ही रोज को मारा है, तो इस चक्कर के अंदर रूबन को तो शूटेड साइड पे ही खत्म करने के ऑर्डर मिले थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस ने जैसे उसे देखा तो मार डाला। उसके बाद में तो ये रूबन की माँ तो रो रो के पागल हो जाती है कि मेरा एक ही तो बेटा था, आखिर वो भी मेरी जिंदगी से दूर हो गया। उसके बाद में ग्रेस कहती है कि हमें आज की मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन रूबन की माँ कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे आज ये सब कुछ खत्म करना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इन सबको मेरी लाइफ से बिल्कुल हटा दो। जिसके बाद में सीन या मेघना के ऊपर शिफ्ट होता है। उसे उसका बेटा कॉल करता है और आज क्रिसमस के लिए बताता है कि भैया आज क्रिसमस है, आप मेरे लिए गिफ्ट वगैरह लाना भूल गई हैं, आप प्लीज मुझे प्रॉमिस करिए कि एटलीस्ट शाम को तो आप मेरे पास आ जाइएगा। मेघना आइजैक को कहती है कि भाई शाम को सारा का सारा काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा, मुझे मेरे बेटे के पास में जाना, एटलीस्ट क्रिसमस तो हम घर पे ही मनाएंगे। उसके बाद ये सारे के सारे क्रिसमस की पार्टी के अंदर आ जाते हैं, सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पे डीएसपी भी था और मेघना को सब लोगों के सामने कांग्रेचुलेट करता है कि मेघना ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। ओवरऑल जो जोनाथन थॉम का केस है वो क्लोज होने वाला है। क्यों? क्योंकि रूबन मारा गया है, जो कि सबसे बड़ा सस्पेक्ट था। अब यहाँ पे मेघना बता देती है डीएसपी को कि हमने उसे नहीं मारा था, बल्कि स्नाइपर ने मारा था, और उसी स्नाइपर ने बाकी उन 3 लोगों को भी मारा था, और अब तक जितनी भी मौतें हो रखी है उन सबको स्नाइपर ही मार रहा है, बल्कि मैंने नहीं मारा था, बल्कि मैं तो उसे बचाना चाहती थी और मैं आपके इवन ऑर्डर्स फॉलो भी नहीं कर रही थी, क्योंकि रूबन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना ही उसने किसी को मारा है। तो आपको समझनी पड़ेगी ये बात। लेकिन डीएसपी को इन सब बातों से
कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो तो कहता है कि वो जो दिल्ली से आया हुआ ऑफिसर है उसे कल के कल ही यहाँ से भेज दो, केस क्लोज हो चुका है और अब इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। मेघना बस सारी बातों को सुन लेती है और इन चीजों को इग्नोर करने के लिए कहती है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम हाथीराम को देखते हैं जिसके पास में विक का कॉल आता है और वो उसे गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों सुनाने के लिए कॉल करता है। गुड न्यूज तो ये कि रेड्डी के खिलाफ उसे केस तो मिल गया है जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन बैड न्यूज ये है कि उस केस को तो पहले से ही बंद कर दिया गया था। एक बहुत बड़ी चाल बुनी जा रही है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं यहाँ पे और बहुत बड़े अमाउंट का उसके ऊपर फाइल खुली थी, लेकिन अंदर से अंदर ही उसे कहकर बंद करवा दी गई थी। विक कहता है कि भाई मेरी खुद की इतनी पहुंच नहीं है कि मैं ज्यादा बड़े लोगों से इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकूं, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो घपला चल रहा है, लेकिन तू तेरा ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ तो कांड हो सकता है। तब हाथीराम को समझ में आ जाता है कि इस रेड्डी का कोई तो लेना देना है इन चीजों से। जिसके बाद में वो देखता है कि यहाँ पे रोज है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। वो डॉक्टर से भी पूछता है कि रोज की हालत कैसी है, जहाँ पे मेडिकल ऑफिसर बताती है कि हाँ रोज को थोड़ी देर के लिए होश आया था लेकिन वो वापस से बेहोश हो गई थी। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि वही डॉक्टर रोज की बेटी को उससे मिलवाने के लिए लेकर आई थी। अब यहाँ पे रोज की माँ भी थी जो कि उससे बातचीत कर रही थी और कहती है कि ये बच्ची बिल्कुल रोज के जैसे दिखती है, क्योंकि रोज जब 8 साल की थी ना तो बिल्कुल ऐसी दिखा करती थी। अब इस माँ को कैसे पता कि ये बेटी रोज की है? रोज के अंदर थोड़ा बहुत तो होश था कि वो अपनी बेटी को देख पा रही थी। तो यहाँ पे इसकी माँ इस डॉक्टर को कहती है कि तुम्हारी पति को क्या हुआ? तो ये कहती है कि उनकी डेथ हो गई, वो इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो रोज की माँ इस डॉक्टर को कहती है कि तुम्हें जाके शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी उम्र तो बहुत कच्ची है, हर किसी को एक बाप की जरूरत है, हर किसी को एक फैमिली की जरूरत है, तभी जाके बच्ची बड़ी होगी। क्योंकि रोज की लाइफ तो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी, उसका खुद का बाप जोनाथन थॉम था, उस थॉम ने उसकी ऐसी तैसी करी थी, उसके बाद में उसकी बच्ची किसी और के पास रह रही थी। तो रोज की लाइफ तो हेल से भी ज्यादा बुरी थी। उसके बाद में उसकी खुद की बेटी रोज को देख के डरी हुई थी, तो वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी, और वो वहां से चली जाती है। इसका मतलब है कि अगर रोज जीना भी चाहेगी तो किसके लिए जीना चाहेगी? खुद की बेटी उसे देख के डरती है। सीन जिसके बाद में रेनू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, वो उसी छोटे से बच्चे गुड्डू को खाना वाना खिला रही थी। तभी यहाँ पे मंजू आ जाती है थाने से और गुड्डू के दादा दादी को लेकर आती है। रेनू तो एकदम से इमोशनल हो जाती है कि छोटा सा बच्चा अब उसके पास में नहीं रहेगा बल्कि यहाँ से चला जाएगा। दादा दादी को देखता है तो सीधा गले से लिपट जाता है। अब यहाँ से गुड्डू जाने वाला था तो यहाँ पे मंजू बैठ के सारी बात बता देती है। ये दादी जी भी बैठ के बता देती है कि कैसे इसके दादा का ऑपरेशन था, तो ये लोग इस बच्चे को लेने के लिए नहीं आ पाए थे, इन लोगों का खर्चा बहुत था, ऊपर से एक ही बेटा था रघु कमाने वाला, वो भी काफी दिनों से नहीं मिल रहा है। तो रेनू इस बच्चे का सामान वगैरह पैक करने लगती है। तो यहाँ पे मंजू बोलती है कि नहीं नहीं मैडम, यहाँ पे ये लोग एक दिन और रुकने वाले हैं, इनको हॉस्पिटल वगैरह दिखाना है, तो आखिरी एक दिन आप इस बच्चे को और रख लीजिए। तो रेनू कहती है कि ये बात तो गुड्डू बताएगा कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। जिसके बाद में सीन यहाँ हाथीराम और मेघना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब ये दोनों आपस के अंदर सारी बातचीत करने लगते हैं, जो भी हाथीराम रूबन से सुन समझ के आया था। मेघना को पता चलता है कि दिल्ली नारकोटिक्स ने कपिल रेड्डी का केस ड्रॉप कर दिया था, लेकिन मेघना यहाँ पे कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, फिर कपिल रेड्डी इतना कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि इस केस को ड्रॉप कर दिया, वो भी नारकोटिक्स वालों ने। तो यहाँ पे हाथीराम कहता है कि जरूर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, क्योंकि नागालैंड समिट बिल्कुल उसी से ही तो जुड़ा है। अब यहाँ पे हाथीराम कहता है कि रूबन के अकॉर्डिंग थॉम और रेड्डी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। थॉम ने मना कर रखा था कि उसे ये मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना था और रेड्डी को पार्टिसिपेट करना था। तो मेघना कहती है तो फिर आखिर थॉम माना क्यों? तो हाथीराम एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जरूर ऐसा हुआ होगा कि कुछ टाइम पहले एक बहुत ही बड़ी रेड पड़ी थी जिसके अंदर जोनाथन थॉम का एक बहुत ही बड़ा वाला लॉस हुआ था। इस चक्कर के अंदर उसके पास पैसों की भारी कमी आ गई थी। रेड्डी ने जरूर उसे पैसों के लिए कुछ ना कुछ बोला होगा। इस चक्कर के अंदर आके थॉम ने हाँ कर दिया होगा कि ठीक है उसे समिट के अंदर पार्टिसिपेट करना है। लेकिन मेघना कहती है कि एक मिनट, ऑलरेडी जो रेड पड़ी थी थॉम के ऊपर वो तो हमें दिल्ली नारकोटिक्स वालों ने ही दी थी, तो आखिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे और आखिर ये टिप देगा तो देगा कौन? तो यहाँ पे हाथीराम का कंक्लूजन निकलता है कि ये टिप जरूर रेड्डी ने दी होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थॉम को अंडर प्रेशर करना चाहता था और उसने अपने ही दोस्त का माल पकड़वा दिया था ताकि थॉम प्रेशर के अंदर आ जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेड्डी तो इन सारी चीजों को खत्म करने के बाद सारा पैसा वैसा लेके यहाँ से जाने वाला है। तो अब जो भी करना है ये चीजें जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बार समिट पास हो गया तो रेड्डी तो यहाँ पे इतने सारे लोगों को मार वार के निकल के भाग जाएगा। लेकिन मेघना मना कर देती है और कहती है तुम्हें तो यहाँ से जाने के ऑर्डर्स मिले हैं, डीएसपी को पता चल गया है कि तुम यहीं पे हो। लेकिन हाथीराम कहता है कि मैडम ड्यूटी करनी है तो करनी पड़ेगी, या तो आप ड्यूटी कर सकते हो या फिर आप नौकरी कर सकते हो, दो में से कोई एक ही चीज कर सकते हो। कहने का मतलब साफ था कि या तो आप किसी को जस्टिस दिला सकते हो या फिर अपने जो सीनियर्स हैं उनकी बात सुन सकते हो। तो इस वक्त पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर आप क्या चीज चुनते हो। कोई तो है जो कि केस की गोटियां गायब करता जा रहा है, अंदर के अंदर से चीजों को गायब करता जा रहा है। हाथीराम को समझ में आ जाता है कि मेघना शायद उसकी बातों को नहीं समझ रही, लेकिन तभी यहाँ पे मेघना एक बहुत ही बड़ा हिंट देती है। वो कहती है कि जो स्नाइपर है जो कि बार बार में लोगों को मारता जा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि कोहिमा टूर एंड ट्रेवल्स है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाथीराम ही अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है बल्कि मेघना भी अपनी फुल ड्यूटी के अंदर लगी हुई है। स्नाइपर जिस गाड़ी के अंदर घूम रहा है वो गाड़ी कोहिमा टूर एंड ट्रेवल्स के ऊपर रजिस्टर्ड है। हाथीराम को जो सबसे पहला इंसान दिखता है वो बिट्टू होता है और अब यहाँ पे हाथीराम का दिमाग चलना ये शुरू करता है कि जब अंसारी गया था तो सिर्फ और सिर्फ बिट्टू को पता था कि अंसारी को रोज के बारे में पता है, बाकी किसी को तो पता ही था कि आखिर अंसारी रोज को पकड़ने के लिए जाने वाला था। और तब अंसारी की मौत हुई। उसके बाद में रूबन से मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ बिट्टू को पता था कि हाथीराम जाने वाला है, किसी को भी इस बारे में नहीं पता था कि हाथीराम रूबन से मिलने के लिए जाने वाला है। जिसके बाद तो हाथीराम फुल गुस्से के अंदर आता है और उसके बाद में बिट्टू की गाड़ी के अंदर देखता है कोहिमा टूर एंड ट्रेवल्स का एक लॉकेट लटक रहा था, जिसके बाद तो वो बिट्टू को बहुत बुरी तरीके से धोता है, भयंकर बुरी तरीके
तरीके से मारता है, उसकी बस जान नहीं लेने वाला था। तब जाके यहाँ पे बिट्टू अपना मुंह खोलता है कि आखिर उसने ये सारी डिटेल्स किसको बताई थी। वो अपने मुंह से बताता है कि उसने डैनियल को बताई थी। थॉम का जो बॉडीगार्ड है डैनियल, उसने बताई थी, क्योंकि उसने बिट्टू को वादा किया था कि उसकी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है। अगर वो रोज और रूबन के बारे में बता देगा कि वो लोग कहाँ पर है, तो वो उसके केस को सॉल्व करवा देगा। और उसने पैसे के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ खुद के केस को सॉल्व करवाने के लिए ऐसा करा है। उसने सब कुछ डैनियल को बताया था। वो तो बस टूर एंड ट्रेवल्स की गाड़ियों को इधर से उधर घुमाता है, बल्कि ये गाड़ियां रजिस्टर डैनियल के नाम से है। उस कंपनी का ओनर डैनियल ही है। जिसके बाद तो अब जाके चीजें धीरे धीरे करके और क्लियर होने लग। अब तक हाथीराम ने ये चीज वहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए विक को बता दी थी। विक सीधा पहुंच जाता है कैन की असिस्टेंट के पास में और उसको कहता है कि हाँ भाई अब बता, तूने तो कहा था कि डैनियल तेरे पास में रात भर था, तो फिर आखिर तूने झूठ क्यों बोला। ये जो कैन की असिस्टेंट थी ये घबराने लग जाती है, रोने लग जाती है और कहती है कि नहीं नहीं सर, मैं तो बिल्कुल सच ही बता रही थी। तो यहाँ पे लेडी कांस्टेबल भी आती है और कहती है कि अभी कभी तेरे पति को कॉल करूंगी और सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद अभी अपना मुंह खोलती है और बताने लगती है कि कैसे उसने आधा सच बताया था, आधा झूठ बोला था। वो डैनियल उसके साथ था तो सही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 11 साढ़े 11 बजे तक था। तब तक उसके बाद में उसे एक कॉल आया और डैनियल वहां से निकल गया। जिसके बाद में सीन यहाँ मेघना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मेघना अपने बेटे के लिए काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें बना रही थी और उन्हें गिफ्ट पैक कर रही थी, क्योंकि उसे जल्द ही अपने घर पे पहुंचना था। लेकिन रास्ते के अंदर ही उसे आइजैक का कॉल आ जाता है, जो कि उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि जो गाड़ी इन लोगों ने देखी थी वो गाड़ी ट्रेस हो गई है और जहाँ पे मिली है उसका एड्रेस भी मेघना को मिल गया है। हालांकि मेघना नहीं जाती तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन मेघना को भी लगता है कि ये सही टाइम है ड्यूटी निभाने का, तो वो गलती से उसी कोहिमा टूर एंड ट्रेवल्स वाली गाड़ी के घर को ट्रेस करने के लिए निकल जाती है। इतनी देर में हम पीछे से देखते हैं कि हाथीराम विक से बातचीत करता है और उसे सारी की सारी चीजें जानता करता है, बता देता है कि डैनियल 11 साढ़े 11 बजे के बाद में गायब हुआ था। आखिर उसे जिसका भी कॉल आया था उसका कॉल उठाने के बाद में डैनियल निकल गया था। और बार बार के अंदर ये जो लड़की एक ही नाम ले रही थी कि डैनियल कभी भी थॉम के साथ में गद्दारी नहीं करेगा। असल के अंदर वो एक जगह से बिलोंग करता है जो कि अपने मालिक के लिए बहुत ज्यादा सगी होते हैं, कोई लामचू करके। तभी यहाँ पे हाथीराम को याद आता है कि क्या आपने लोमचुमा नाम लिया। ये असल के अंदर एक अनाथ आश्रम का नाम था जहाँ के अंदर काफी सारे बच्चे थे। अब गाइस हमें स्टार्टिंग के अंदर एक सीन दिखाया गया था जहाँ पे काफी सारे बच्चों को अनाथ आश्रम के अंदर भेजा गया था, ऑर्फनेज सेंटर के अंदर, और जो 3 लोग मरे थे उनके हाथ पे भी एक डेट लिखी हुई थी। तब हमें डैनियल के हाथ पे भी एक डेट दिखाई जाती है। इसका मतलब ये था कि किसी ने उस छोटे से बच्चे को बचपन के अंदर ही ऑर्फनेज सेंटर से अपने पास ले लिया था, क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर वही सारा सीन चलता जा रहा था। तो अब डैनियल की सारी रिपोर्ट देखनी थी कि आखिर डैनियल का बाप कौन है, उसे आखिर अडॉप्ट किसने किया। हाथीराम सीधा इसी चर्च के अंदर पहुंच जाता है, इसी ऑर्फनेज सेंटर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो बच्चों की रिपोर्ट निकालता है कि आखिर डैनियल का सन कौन सा था और उसे आखिर अडॉप्ट किसने किया। दूसरी तरफ हम यहाँ पे मेघना को देखते हैं जो कि इसी घर की तरफ पहुंच जाती है जहाँ पे डैनियल की गाड़ी रुकी हुई थी। इस वक्त घर के अंदर उसे कोई भी नहीं मिलता है, पूरा घर खाली पड़ा था। लेकिन बहुत बड़ी गलती थी उसकी, वहाँ पे मैगी अभी भी रखी हुई थी जो कि बिल्कुल गर्म थी। हाथीराम डॉक्यूमेंट को सर्च करता सीधा डैनियल वाले पेज पे पहुंच जाता है और आखिर के अंदर जो उसने नाम देखा था वहाँ पे नाम था गाइस अंकल कैन। इसका मतलब है कि बचपन के अंदर ही अंकल कैन ने डैनियल को अडॉप्ट कर रखा था और डैनियल अब तक जॉनथन थॉम का बस बॉडीगार्ड बना हुआ था, लेकिन उसका बाप तो कैन है। ये सारी की सारी चीजें फटाफट से हाथीराम कॉल करके मेघना को बताता है कि अब तक जितनी भी चीजें डैनियल ने करी है वो कैन ने करी है। अंकल कैन इन सबका बाप है और वही ये इन सबको मरवा रहा है। लेकिन पता चलता है कि फोन स्पीकर पे है, मेघना के सामने ऑलरेडी डैनियल बैठा था और बस मेघना आखिरी बार हाथीराम से ही बात करती है और उसे बस मैरी क्रिसमस कह के कहती है कि मैं तुम्हें चौराहे पे मिलती हूँ आधे घंटे के अंदर। और हाथीराम फोन रख देता है। इतनी देर के अंदर मेघना के बेटे का भी कॉल आता है, लेकिन वो अपने बेटे का कॉल नहीं उठाती है। डैनियल कहता है कि क्या तुम्हें अपने बेटे से आखिरी बार बात करनी है, मैरी क्रिसमस कहना है। तो मेघना मना कर देती है कि नहीं, मुझे अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहना है। और रही बात तुम्हारी, तो तुमको क्या लगता है कि तुम बच जाओगे, यहाँ से भाग जाओगे, तुम पकड़े ही जाओगे। और इतनी देर के अंदर तो डैनियल सीधा मेघना के गले के अंदर गोली ठोक देता है। एक झटके के अंदर मेघना की भी यहाँ पे मौत हो जाती है। यानी कि इतनी सारी चीजों के पीछे अंकल कैंग था, ये चीज तो पता चल गई है, लेकिन उसके पीछे के रीजंस क्या थे पाताल लोक के सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में पता चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।